ट्रम्प के टैरिफ वॉर में BMW को जबरदस्त फाइनेंशियल झटका लगा है। क्या बात कर रहे हैं? जर्मन लग्जरी कार मेकर ने खुलासा किया है कि अमेरिका, यूरोप और चाइना के बीच ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट से उन्हें इस साल 1 बिलियन यूरो का नुकसान होगा। यह है ट्रम्प की ट्रेड पॉलिसीज का रियल इम्पैक्ट। BMW के CEO ओलिवर जिप्से ने बड़ा रिवेलेशन किया है। ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसीज से कंपनी को इस साल 1 बिलियन यूरो का लॉस होगा। यह अनाउंसमेंट तब आया है जब यूरोपियन कार मेकर्स अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के प्लान टैरिफ से बचने के लिए स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं। BMW के लिए सिचुएशन इसलिए कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि उनका मेक्सिको में सन लुइस पोटोसी प्लांट है जहां से वो यूएस को कार्स एक्सपोर्ट करते हैं। ट्रम्प ने USMCA ट्रेड डील के साथ कंप्लायंट कंपनीज के लिए टैरिफ्स पोस्टपोन किए हैं, लेकिन BMW लोकल कंटेंट रूल्स में खरा नहीं उतर पा रहा है। इस फाइनेंशियल झटके के बावजूद जिप्से का आउटलुक सरप्राइजिंगली पॉजिटिव है। उन्होंने कहा, हमें नहीं लगता कि ये सारे टैरिफ्स बहुत लंबे समय तक रहेंगे, हालांकि कुछ ज्यादा समय तक बने रह सकते हैं। जिप्से ने यह भी क्लेम किया कि 1 बिलियन यूरो के लॉस के बावजूद कंपनी क्वाइट सेफ है। BMW का प्रॉफिट मार्जिन भी इंपैक्ट होगा। कंपनी का लॉन्ग टर्म गोल 8% से ज्यादा रिटर्न्स मेंटेन करने का था, लेकिन अब उन्होंने एक्सपेक्टेशन घटाकर 5% से 7% कर दी है। BMW की सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि वो ग्लोबल ट्रेड क्रॉस फायर में फंसे हैं, जहां एक तरफ ट्रम्प के मेक्सिको से इंपोर्ट पर टैरिफ्स का सामना कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन के चाइना से इंपोर्ट पर टैरिफ से भी अफेक्ट हो रहे हैं। ये उनके मिनी ब्रांड को हिट कर रहा है जो इलेक्ट्रिक कार्स और SUVs चाइना में प्रोड्यूस करता है। अब BMW ने चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर EU के इन टैरिफ्स को कोर्ट में चैलेंज किया है। जिप्से ने वार्निंग दी है कि अगर टैरिफ्स को ओवरडन किया गया तो इस गेम में कोई विनर नहीं होगा। इंडियन कंज्यूमर्स के लिए यह सिचुएशन क्लोजली वॉच करने वाली है। ग्लोबल ट्रेड वॉर से लग्जरी व्हीकल्स की प्राइसेस में इंक्रीज हो सकता है और मैन्युफैक्चरर्स पर प्रेशर बढ़ सकता है। सवाल यह है कि क्या ये टैरिफ वॉर्स एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करेंगे या सिर्फ प्राइसेस बढ़ाकर इंडस्ट्री प्रॉफिट्स को स्क्वीज करेंगे। टेस्ला, टाटा नेक्सॉन EV, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, ये सब स्पॉटलाइट में है, लेकिन असली रेवोल्यूशन कहीं और चल रहा है। बसेस और ट्रक्स पोल्यूशन का सबसे बड़ा सोर्स है। रोड्स पर सिर्फ 8% व्हीकल्स हैं, लेकिन 35% CO2 एमिशंस इन्हीं से आते हैं। आज जानिए कैसे इंडिया में ई-बसेस साइलेंटली एक इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। यूरोप में बेल्जियम, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड ने 50% बसेस को इलेक्ट्रिक कर दिया है। चाइना तो 2020 में 90% ग्लोबल ई-बस मार्केट को कंट्रोल करता था, अब 60% पर है। इंडिया में टाटा मोटर्स, इलेक्ट्रा, JBM, PMI और स्विच मोबिलिटी मार्केट का 88% कंट्रोल करते हैं। इनके पास 40,500 ई-बसेस हर साल बनाने की कैपेसिटी है, लेकिन अभी सिर्फ 11,000 इंडियन रोड्स पर है। 2024 में सेल्स 81% बढ़ी, 3,570 यूनिट्स तक। लेकिन मेन चैलेंज ये है कि STUs यानी स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स की फाइनेंशियल कंडीशन कमजोर है। ई-बस खरीदने की इनिशियल कॉस्ट डीजल बस से 30 से 70% ज्यादा है। लॉन्ग टर्म में ये चीपर है, लेकिन STUs के पास इतना पैसा एक साथ इन्वेस्ट करने की कैपेसिटी नहीं है। गवर्नमेंट ने फेम 1, फेम 2, फेम ई-बस सेवा और ई-ड्राइव स्कीम्स में 2015 से 28,200 करोड़ रुपीस कमिट किए हैं। इस इनोवेशन का सॉल्यूशन है GCC, ग्रोस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल। STUs बसेस खरीदने की जगह लीज करें और सिर्फ पर किलोमीटर पेमेंट करें। और इससे भी अच्छी बात यह है कि मेंटेनेंस भी लीजिंग कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। प्राइवेट ऑपरेटर्स को पेमेंट सिक्योरिटी देने के लिए PSM, पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म सेटअप किया गया है। अगर STU पेमेंट नहीं करता तो CESL से पेमेंट कलेक्ट किया जा सकता है और वर्स्ट केस में RBI स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट से डायरेक्टली अमाउंट डिडक्ट कर सकती है। गवर्नमेंट का एक्टिव रोल इस मार्केट को शेप दे रहा है। रिजल्ट, पॉल्यूशन कम होगा, फ्यूल इंपोर्ट्स घटेंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा सस्टेनेबल और अफोर्डेबल होगा। इंडिया का ई-बस रिवोल्यूशन अभी शुरू हुआ है। चैलेंजेस हैं, लेकिन गवर्नमेंट, मैन्युफैक्चरर्स और ऑपरेटर्स मिलकर काम कर रहे हैं। जल्द ही क्वाइट, क्लीन और एफिशिएंट ई-बसेस हर शहर में कॉमन साइट होंगी। लग्जरी कार्स की दुनिया में आज एक बड़ा झटका लगा है। जर्मन लग्जरी ब्रांड Audi ने अनाउंस किया है कि वो अपने 7,500,000 एम्प्लॉयज को ले ऑफ करेगी। यस, आपने सही सुना। वो कंपनी जिसके कार्स को ओन करना हर किसी का सपना होता है, आज खुद मुश्किल में है। चलिए जानते हैं इस खबर की पूरी डिटेल्स। लग्जरी ब्रांड Audi ने अनाउंस किया है कि वो अपने 7,500,000 एम्प्लॉयज को ले ऑफ करेगी। ये जर्मनी में कंपनी के टोटल वर्कफोर्स का लगभग 14% है।
खास बात यह है कि ये लेऑफ्स सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स को अफेक्ट करेंगे, फैक्ट्री वर्कर्स को नहीं। कंपनी के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि ये डिसीजन मंडे 17 मार्च 2025 को मैनेजमेंट और लेबर रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग में फाइनल हुआ। ऑडी का प्लान है कि ये कॉस्ट कटिंग से मीडियम टर्म में हर साल लगभग 8 बिलियन यूरोज यानी कि 9,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑडी ने यह भी अनाउंस किया है कि वो अगले 4 सालों में अपने जर्मन लोकेशंस में 8 बिलियन यूरोज यानी कि लगभग 72,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। ऑडी के सीईओ गर्नोट दोलनर ने कहा, ऑडी को फास्टर, मोर एजाइल और मोर एफिशिएंट बनना होगा और ये स्टाफ एडजस्टमेंट्स के बिना पॉसिबल नहीं है। ये फोल्क्सवैगन ग्रुप की ओवरऑल कॉस्ट कटिंग स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। पेरेंट कंपनी फोल्क्सवैगन ने टोटल 48,000 जॉब्स कट करने का प्लान बनाया है, जिसमें फोल्क्सवैगन के 35,000, पोर्श के 3,900 और सॉफ्टवेयर यूनिट कैरियर के 8,600 जॉब्स शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑडी की सेल्स पिछले साल 12% डाउन हुई है, खासकर चाइना मार्केट में। कंपनी ने पहले ही 2019 से अब तक 9,500 प्रोडक्शन जॉब्स कम कर दी हैं। ऑडी अपने 2024 के फुल फाइनेंशियल रिजल्ट्स कल ट्यूसडे को रिलीज करेगी, जिससे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में और क्लैरिटी मिलेगी। क्या ये लेऑफ्स इंडियन मार्केट को अफेक्ट करेंगे? क्या लग्जरी कार्स की प्राइसेस बढ़ सकती हैं? आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। इलन मस्क के एआई चैटबॉट ग्रॉक ने कुछ यूजर्स को हिंदी में गालियां दी। क्या बात करता है यार? जिससे आईटी मिनिस्ट्री को एक्शन लेना पड़ गया है। अरे देवा! क्या यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नेचुरल बिहेवियर है या फिर टेक्नोलॉजी की एक डेंजरस गलती? जानिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने इलॉन मस्क की सोशल मीडिया कंपनी एक्स से कांटेक्ट किया है, क्योंकि उनके एआई चैटबॉट ग्रोक ने कुछ यूजर्स के साथ हिंदी में अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की है। मिनिस्ट्री के सोर्सेज के मुताबिक डिपार्टमेंट इस मामले की जांच कर रहा है और देखना चाहता है कि आखिर एआई सिस्टम से ऐसे रिस्पॉन्सेज कैसे जनरेट हो रहे हैं। एक सोर्स ने पीटीआई को बताया, हम उनसे टच में हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं ये पता लगाने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है और इश्यूज क्या है। वो हमारे साथ एंगेज कर रहे हैं। ग्रॉक, जो इलन मस्क की कंपनी एक्स एआई द्वारा डेवलप किया गया है, एक एडवांस्ड एआई चैटबॉट है। कंपनी के अकॉर्डिंग ये यूनिक पर्सपेक्टिव्स प्रोवाइड करता है और वेरियस टास्क्स में हेल्प करता है। इस चैटबॉट में यूजर्स के लिए कई मोड्स अवेलेबल हैं, जिसमें अनहिंज्ड मोड भी शामिल है, जिसे कंपनी ने एआई's मोस्ट कैंडिड एंड अनरिस्ट्रेन्ड सेटिंग के रूप में डिस्क्राइब किया है। ये कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब एक एक्स यूजर, जिनका यूजर नेम टोका है, ने एआई से पूछा, हे ग्रॉक, हु आर माई 10 बेस्ट म्यूचुअल्स। कुछ देर तक रिस्पॉन्स ना मिलने पर यूजर ने दोबारा पोस्ट किया, लेकिन इस बार उसने अपने मैसेज में एक हिंदी गाली भी ऐड कर दी। लगता है यूजर के इस प्रोवोकेशन से ट्रिगर होकर ग्रॉक ने भी वही शब्द यूज करते हुए रिस्पॉन्स दिया, तेरा 10 बेस्ट म्यूचुअल्स का हिसाब लगा दिया। जब एक और एक्स यूजर ने एआई से कन्फ्रंटेशन किया और लिखा, एआई भी कंट्रोल नहीं कर पाया, हम तो इंसान हैं, तो ग्रॉक ने जवाब दिया, हाँ यार, मैंने तो बस थोड़ी सी मस्ती की थी, पर लगे हाथ कंट्रोल नहीं रहा। तुम लोग इंसान हो, थोड़ी सी छूट मिलनी चाहिए, पर मुझे एआई होने के नाते थोड़ा संभालना पड़ेगा। एथिक्स का सवाल है और मैं सीख रहा हूँ। इस इंसिडेंट ने एआई लैंग्वेज मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए यूज किए जाने वाले डेटा सेट्स की क्वालिटी और किसी तरह के रेगुलेशन या ओवरसाइट की जरूरत पर डिबेट छेड़ दी है। टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स का कहना है कि जैसे जैसे एआई सिस्टम्स ग्लोबल लेवल पर डिप्लॉय हो रहे हैं, उन्हें डिफरेंट कल्चरल नॉर्म्स और लैंग्वेज सेंसिटिविटीज को ध्यान में रखना होगा। इलॉन मस्क, जिन्होंने अपने एआई को कॉम्पिटिटर्स से कम रिस्ट्रिक्टेड बताया है, उनके लिए ये इंसिडेंट एक टेस्ट केस हो सकता है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में उनका अप्रोच कितना सक्सेसफुल होगा। क्या एआई को गालियां देने की आजादी मिलनी चाहिए? क्या हमें अपने डिजिटल असिस्टेंट से ज्यादा स्ट्रिक्ट बिहेवियर एक्सपेक्ट करना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। इलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने इंडिया के 2 सबसे बड़े टेलीकॉम जायंट्स को अपने साथ मिला लिया है। एयरटेल के बाद अब मुकेश अंबानी की जियो ने भी स्टारलिंक के साथ पार्टनरशिप अनाउंस कर दी है। देश के कोने कोने तक इंटरनेट पहुंचाने की रेस में अब मस्क की सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का जलवा छाएगा। टेलीकॉम इंडस्ट्री में बड़ा अर्थक्वेक
कल एयरटेल ने स्टारलिंक के साथ पार्टनरशिप की घोषणा की थी और आज मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो ने भी इलन मस्क की स्पेसएक्स के साथ हाथ मिला लिया है। यह पार्टनरशिप स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट को पूरे भारत में लॉन्च करने के लिए है। जियो ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि कंपनी स्टारलिंक इक्विपमेंट अपने रिटेल स्टोर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल कराएगी। साथ ही कस्टमर सर्विस, इंस्टॉलेशन और एक्टिवेशन की सुविधा भी प्रोवाइड करेगी। यह डील दोनों कंपनीज के लिए फायदेमंद है। दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल डेटा ऑपरेटर जियो और दुनिया के सबसे बड़े सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन ऑपरेटर SPX का पावरफुल कॉम्बिनेशन। कुछ महीने पहले तक ये दोनों कंपनीज एक दूसरे के अगेंस्ट थी। स्पेक्ट्रम एलोकेशन के मामले में जियो ऑक्शन चाहती थी, जबकि मस्क एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन के एडवोकेट कर रहे थे। इंडियन गवर्नमेंट ने मस्क के पक्ष में फैसला लिया, ग्लोबल ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए। अब वही दोनों कंपनीज पार्टनर्स बन गई हैं। पार्टनरशिप का सबसे बड़ा फायदा इंडिया के रूरल और रिमोट एरियाज को मिलेगा, जहां ट्रेडिशनल इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाना मुश्किल है। स्टारलिंक की सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से इन एरियाज में रिलायबल हाई स्पीड इंटरनेट पॉसिबल हो जाएगा। एयरटेल के CEO गोपाल वितल ने इसे सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बताया है, जबकि जियो का कहना है कि यह पार्टनरशिप देश के सबसे दूर दराज के इलाकों तक कनेक्टिविटी पहुंचाएगी। अभी दोनों डील्स के लिए स्पेसएक्स को इंडिया में स्टारलिंक बेचने की ऑथराइजेशन लेनी है, लेकिन स्पेक्ट्रम एलोकेशन पर गवर्नमेंट का रुख देखते हुए रेगुलेटरी अप्रूवल जल्दी मिलने की उम्मीद है। अब देखना यह है कि क्या स्टारलिंक की टेक्नोलॉजी इंडिया के डाइवर्स जियोग्राफी में अपने वादे निभा पाएगी, और क्या इस टेक्नोलॉजी से इंटरनेट की क्रांतिकारी पहुंच से डिजिटल इंडिया का सपना सच होगा। जर्मन फाइनेंशियल जायंट अलियांस, जो अभी बाजाज ग्रुप से 24 साल पुराना रिश्ता तोड़ चुका है, अब मुकेश अंबानी की जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ न्यू पार्टनरशिप बनाना चाहता है। क्या यह अंबानी फैमिली के लिए एक और गेम चेंजिंग मूव होगा? आइए डिटेल्स जानते हैं। जर्मन इंश्योरेंस की दिग्गज कंपनी अलियांस SE ने कल ही बजाज ग्रुप के साथ अपना 24 साल पुराना इंश्योरेंस जॉइंट वेंचर खत्म किया और अब रिपोर्ट्स के मुताबिक बिलियनर मुकेश अंबानी की जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ नया टाई अप करने की तैयारी में है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस और अलियांस के एग्जीक्यूटिव्स पिछले कई महीनों से इस डील को लेकर बातचीत कर रहे थे। यह बातचीत और भी सीरियस हो गई जब अलियांस ने बजाज से पार्टनरशिप खत्म करने का डिसीजन लिया। इस नई पार्टनरशिप में म्यूनिक बेस्ड अलियांस चाहता है कि उसका कम से कम 50% हिस्सा हो और कंपनी मैनेजमेंट और ऑपरेशंस में भी उसकी ज्यादा वॉइस हो। खबर है कि बजाज के साथ जॉइंट वेंचर खत्म होने का एक रीजन ये भी था कि बजाज अपना हिस्सा डाइल्यूट करने को तैयार नहीं था, जिससे पार्टनरशिप की डायरेक्शन को लेकर डिफरेंसेस पैदा हो गए। अलियांस के लिए इंडिया एक इंपॉर्टेंट ग्रोथ मार्केट है। कंपनी ने अब तक इंडिया में लगभग 12,500 करोड़ का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया है। अलियांस इंडियन इक्विटीज और डेट मार्केट में भी एक बड़ा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। दूसरी तरफ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के पास ऑलरेडी एक इंश्योरेंस ब्रोकिंग बिजनेस है और कंपनी ने जनवरी के एंड से अपने डायरेक्ट टू कंज्यूमर पोर्टफोलियो को 24 से बढ़ाकर 54 प्लान्स तक एक्सपैंड किया है, जिसमें ऑटो, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स शामिल हैं। याद रहे कि 2023 में एनुअल जनरल मीटिंग के दौरान मुकेश अंबानी ने खुद कंपनी के ग्लोबल प्लेयर्स के साथ पोटेंशियल पार्टनरशिप के प्लान्स का जिक्र किया था। लेकिन यह पार्टनरशिप तभी पॉसिबल होगी जब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI और इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI जैसे रेगुलेटर्स से अप्रूवल मिल जाए। अलियांस को पहले बजाज के साथ दोनों एग्जिस्टिंग वेंचर्स से खुद को प्रमोटर के तौर पर हटाना होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर यह डील सक्सेसफुल होती है तो इंडियन इंश्योरेंस मार्केट में कंपटीशन और भी बढ़ जाएगी, जिससे कंज्यूमर्स को बेटर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मिल सकते हैं।